हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको ओसी चैप्टर 5 स्टाफिंग में क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को समझा था, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है जिसमें इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस से कैसे होता है वो देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सिलेक्शन के बारे में समझेंगे कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन मीन्स टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। अंडरलाइन कर लो इस वर्ड्स को। सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड। सिलेक्शन इज अ पार्ट of the recruitment process. The selection process varies from organization to organization on the basis of size, type of organization and kind of employees. यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड काइंड ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। अब सपोज कीजिए कि हमें ऑफिस के लिए स्टाफ चाहिए, तो वो क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। बट अगर हमें किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट के लिए स्टाफ चाहिए तो वो लेबर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर। सो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आप ऑफिस स्टाफ को ये बोल सकते हो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके हमें एप्लीकेशन देकर जाओ, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन साइट के लेबर्स को नहीं बोल सकते कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देके जाओ, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा ये बात। सो देयर आर 3 levels of management in all large enterprises, that is top level, middle level and bottom level management. हर एक मैनेजमेंट में ये 3 levels होते हैं, ये तो हम ऑलरेडी करके आए हैं। At different level of management, different types of qualified employees are required. देखिए, मैनेजमेंट का जो भी लेवल होगा उस लेवल पर अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, मीडियम क्वालिफाइड होते हैं वो मिडल लेवल में होते हैं, और जो सबसे कम क्वालिफाइड होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन्हें बॉटम लेवल पर ज़रूरत पड़ती है उनकी। द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजरल स्टाफ इज़ शॉर्ट एंड सिंपल। अगर लेबर्स की ज़रूरत हो, नॉन मैनेजरल स्टाफ की ज़रूरत हो, तो उनका सिलेक्शन शॉर्ट होता है, सिंपल होता है, कम टाइम लगता है और इजीली हो जाता है। वाइल द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टॉप मैनेजरल पोजीशंस इज़ ऑफ अ स्पेशल नेचर एंड वेल प्लान्ड। अगर टॉप लेवल पर हमें किसी को अपॉइंट करना हो तो उसके लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। It is necessary to select the right person for the right job, as selection of an employee is very important aspect. To select right person for the right job, right job के लिए right person को select करना बहुत बड़ी बात है, very important है। The selection of a suitable expert, experienced and loyal employee is an invaluable assets for the enterprise. ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, और ये पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी नीचे कवर की गई है कि अगर हमारा सिलेक्शन सूटेबल है, परफेक्ट है, हम एक्सपर्ट कैंडिडेट्स को चूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, तो वो हमारे लिए इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स, गोल्ड, ये सारे एसेट्स होते हैं, उसी तरह
अगर ऑनेस्ट एम्प्लॉय हमारे पास हैं तो वो हमारे लिए इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं, मीन्स बहुत बड़ी एसेट्स हैं। जिसका हम वैल्यू नहीं लगा सकते उसे कहते हैं इनवैल्यूएबल एसेट्स। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में। अब इन 9 पॉइंट्स में से हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमारे ऊपर कवर हो चुके हैं। सो ये 9 पॉइंट्स हैं। पहले मैंने हेड पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, तो ये उसका डिटेल दिया हुआ है। फिर रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो ये उसका डिटेल दिया हुआ है। तो हम सीधा डिटेल पर आ रहे हैं और 9 के 9 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सो पहले फर्स्ट पॉइंट, वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज़ वेलकम्ड बाय एंटरप्राइज। हमें जिस कैंडिडेट को अपॉइंट करना है उससे हम मीटिंग करेंगे, हम उसे वेलकम करेंगे, हम उसे बुलाएंगे। द रिसेप्शनिस्ट मेक्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड इफ द कैंडिडेट इज फाउंड suitable और एलिजिबल ही विल बी सेंट टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। अब यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफिसर का जो ऑफिस होगा उसके बाहर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी या बैठा होगा। तो पहले जो कैंडिडेट होगा वो अपने सारे डॉक्यूमेंट रिसेप्शनिस्ट को दिखाएगा। रिसेप्शनिस्ट उसके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, चेक करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, उसका क्वालिफ़िकेशन देखेगी। अगर वो सूटेबल है, एलिजिबल है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसे रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। और अगर वो एलिजिबल या सूटेबल नहीं है तो रिसेप्शनिस्ट उसे उसके सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वापस देकर रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट, अब अगर रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास पहुंच गए तो क्या होगा? द रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल एंड वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। वो कैंडिडेट का नॉलेज देखेगा, उसकी स्किल देखेगा, उसकी वर्किंग कैपेसिटी देखेगा, हो सकता है उससे फ्यू क्वेश्चंस पूछे। द मेन ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज is to prevent the improper or unsuitable candidate from applying in the initial stage. अगर कोई improper या unsuitable candidate हो तो यहाँ पर भी उसे reject कर दिया जाएगा। If the candidate is found suitable in the primary meeting, he will be asked to fill in the application form. अगर प्राइमरी मीटिंग में कैंडिडेट सूटेबल है तो फिर उसके बाद उसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। दिस सेव्स द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफिसर एंड द प्रोसेस ऑल्सो बिकम सिंपल। सो ये था प्राइमरी मीटिंग। नाउ सेकेंड, रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। The recruitment officer gets information about the educational qualification, experience, knowledge and skill of the candidate। ये सेम लाइन जो हमने ऊपर की वही यहाँ पर रिपीट हो रही है। The candidate along with application send different document of his qualification like mark sheet, experience certificates, etc. Filled in applications which are found incomplete or wrong are rejected आफ्टर स्क्रीनिंग। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाता है। कई बार कैंडिडेट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं या कुछ कॉलम्स छोड़ देते हैं। सो ऐसे जो अधूरे फिल किए हुए एप्लीकेशंस फॉर्म हैं उन्हें स्क्रीनिंग करके यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सो ये था सेकंड स्टेप, रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। ये आपको इसी टाइप से लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि आप इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सो थर्ड पॉइंट इज टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। अब एम्प्लॉयज़ के टेस्ट लिए जाएंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट्स whose applications are accepted। जिनके भी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए जाते हैं उनके अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं। एवरी एंटरप्राइज कंडक्ट टेस्ट इन इट्स ओन वे। जो भी
एंटरप्राइज होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिजनेस होगा, वो जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो अपने तरीके से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड टू नो देयर मेंटल एबिलिटी, स्किल, एप्टीट्यूड एंड एफिशिएंसी। अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, एक जैसे टेस्ट कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि देखो जॉब का प्रोफाइल अलग अलग है। सपोज़ करो कि मुझे अगर किसी को एज ए क्लर्क अपॉइंट करना होगा तो मैं उसका टाइपिंग स्पीड देखूंगा, कंप्यूटर स्किल देखूंगा, MS ऑफिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अकाउंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अकाउंट्स में टैली आता है कि नहीं आता है, इन सब बातों पे ध्यान दूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी को ड्राइवर के लिए अपॉइंट करना हो, तो मुझे एक ड्राइवर अपॉइंट करना है जो मेरी कार चलाए, तो वहाँ पर मैं क्या देखूँगा? क्या मैं ये देखूँगा कि उसे टैली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या उसे MS ऑफिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? नहीं देखूँगा मैं ये सब। मैं ये देखूँगा कि मुझे ड्राइवर चाहिए तो उसका ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए, उसका ड्राइविंग नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे MS ऑफिस आता है या नहीं आता है। सो हम किस रीज़न से अपॉइंट कर रहे हैं वो रीज़न देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मेंटल एबिलिटी, स्किल, एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है। सो नाउ कुछ टेस्ट, कौन से टेस्ट किए जाते हैं? फर्स्ट इज IQ टेस्ट। IQ टेस्ट मीन टू assess the common sense, memory, smartness, power of decision making and thinking capacity। IQ टेस्ट में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज मेन टू नो whether the candidate has interest for the specific work or not for which he is selected। अंडरलाइन कर लो, कैंडिडेट हैज़ द इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक वर्क और नॉट। यहाँ पर क्या होता है, कई कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें जॉब की ज़रूरत है, उन्हें और कोई जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं, बट ये काम उन्हें अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? मजबूरी है, उनके पास जॉब नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी चॉइस का काम मिल गया वो इसे छोड़ देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। हम ये देखेंगे कि हम जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं उसे वर्क के लिए इंटरेस्ट है या नहीं है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज़ करो कि अकाउंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब अगर मुझे किसी स्कूल में जॉब मिले कि आप अकाउंट पढ़ाओ तो ठीक है, वो मेरी चॉइस का काम है, लेकिन स्कूल मुझे जॉब दे रहा है इंग्लिश पढ़ाने के लिए। अब मुझे इंग्लिश पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। बट वहाँ पर क्या मैं इतना दिल से या मन से नहीं पढ़ाऊँगा इंग्लिश, और जैसे ही मुझे किसी दूसरे स्कूल में अकाउंट टीचर का जॉब मिलेगा मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। सो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखा जाता है कि हम जिस एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं उस एम्प्लॉय का वर्क के लिए इंटरेस्ट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं वो मजबूरी में जॉब ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट। दिस टेस्ट इज मीन टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज़ नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट। And last is psychological test. This test is meant to know about the nature, self-confidence, attitude and habit of the candidate. Psychological test में क्या होता है कि नेचर देखा जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाता है, उसका एटीट्यूड या हैबिट्स कैसे हैं वो देखी जाती हैं। सो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट देखे जाते हैं और उसके बाद कैंडिडेट को आगे के स्टेप्स में फॉरवर्ड किया जाता है। नाउ ये था थर्ड स्टेप, कौन सा? टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। टेस्ट के बाद आता है फोर्थ पॉइंट, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू, कैंडिडेट्स who succeed in the above tests are called for personal interview। कैंडिडेट्स को
पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अ कमिटी इज़ फॉर्म्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। एक कमिटी बनाई जाती है और वहाँ पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा वो डिसाइड होता है। इन दिस वे असेसमेंट कैन बी डन विदाउट एनी बायस। बायस मीन्स किसी का भी पक्षपात करना या किसी के फेवर में जजमेंट देना, दैट इज़ बायस। किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं होगा, मीन्स किसी के साथ भी कुछ पार्शलिटी नहीं होगी। द इंटरव्यू कमिटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंटल हेड, द पर्सनल मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। अब जो इंटरव्यू लेते हैं वो एक ही टाइम पर काफ़ी सारे लोग बैठते हैं, मीन्स एक कमेटी होती है। सपोज़ करो 7 लोग आपके सामने बैठे हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। आपने 3 इडियट मूवी में इसका एग्जाम्पल देखा होगा। इंटरव्यू लेने के लिए सामने एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तो वो कौन से एक्सपर्ट्स होंगे? वो डिपार्टमेंटल हेड होगा, एक पर्सनल मैनेजर होगा, एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स होंगे, टॉप मैनेजमेंट का कोई पर्सन होगा। सो ऐसे अलग अलग लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसे इंटरव्यू में पास करना है या किसे रिजेक्ट करना है। वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, प्रॉपर केयर इज टेकन सो दैट देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक। At this stage, the terms and conditions of the job can be made clear. यहाँ पर वर्क रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और वर्किंग कंडीशंस, जॉब कंडीशंस क्लियर की जाती हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट, चेकिंग रेफरेंसेस। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट in the application form should be checked by referring to his present and past employers to get an idea of the correct situation. अब यहाँ पर रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं। किसी भी एम्प्लॉय ने जॉब अप्लाई किया होगा तो उसने अपने रेफरेंसेस दिए होंगे। रेफरेंस में पास्ट एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर के डिटेल्स दिए जाते हैं, जहाँ पर हम उन्हें जॉब देने से पहले उनके पास्ट एम्प्लॉयर से एक बार कंफर्म करेंगे कि ये एम्प्लॉय जब आपके पास काम करता था तो इसका बिहेवियर कैसा था। टू गेट द राइट ओपिनियन अबाउट एन एम्प्लॉय, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस। द ओपिनियन ऑफ द रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट्स हेल्प्स इन टेकिंग राइट डिसीजन। हर एक कैंडिडेट को अपने रेफरेंसेस बताने होते हैं और उन रेफरेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो राइट डिसीजन लेने के लिए काम में आती है। सो जब भी जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। ये रेफरेंस कोई भी हो सकता है, आपका स्कूल या कॉलेज का टीचर हो सकता है, आपकी सोसाइटी के कोई लोग हो सकते हैं, पास्ट एम्प्लॉयर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पास्ट एम्प्लॉयर चूज़ किया जाता है ताकि वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल पाए। 6th point, preliminary selection. If the matters gathered from personal interview and the past references are positive, then selection committee will make a list of selected candidates. अब अगर सारे ऊपर दिए हुए प्रोसीजर्स ओके हैं तो सिलेक्शन कमेटी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट बनाती है। दिस लिस्ट यूजुअली includes more number of candidates than required. इस लिस्ट में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। सपोज़ करो कि मुझे 100 एम्प्लॉयज़ को जॉब पर रखना है तो इस लिस्ट में 150 या 200 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है प्राइमरी सिलेक्शन में। सो ये था पॉइंट नंबर 6। नाउ 7, फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब उस कैंडिडेट के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, फिजिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि उसमें कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जो दूसरों को हो जाए, या वो फिज़िकली फिट तो है ना जॉब करने के लिए। कई सारे कैंडिडेट्स को दिखने में तो फिज़िकली फिट लगते हैं
लेकिन डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उन्हें चक्कर आते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हमें वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हमारा काम टाइम पर पूरा नहीं होगा, तो उनके मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। मेडिकल टेस्ट में अगर वो फिज़िकली फिट होता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। सो आइए देखते हैं फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स दे आर सेंट टू अ स्पेसिफिक हॉस्पिटल और अ डॉक्टर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर कैंडिडेट को डॉक्टर के पास या मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए किसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज टू नो whether the candidate is suffering from any serious illness or any other physical problem। अंडरलाइन कर लीजिए एनी सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस इलनेस। कैंडिडेट में ये देखा जाएगा कि उसे कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है, क्योंकि अगर देखो वो बीमार रहा काम पे ज्वाइन करने के बाद तो वो बार बार छुट्टियां लेगा, ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉब्लम होगी। सो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है। रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर केप्ट इन वेटिंग लिस्ट। अब पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए और मैंने ऊपर इंटरव्यू में 150 को सिलेक्ट कर लिया, तो उन 150 की लिस्ट में जो पहले 100 होंगे उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सपोज करो कि डॉक्टर या हॉस्पिटल ने 20 एम्प्लॉयज़ को रिजेक्ट कर दिया और 80 को फाइनल कर दिया, तो उन 80 एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और बाकी 20 जो रिजेक्ट हुए उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। इन फ्यूचर वेन एवर एनी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, सिलेक्शन कैन बी डन फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब यहाँ पर सपोज करो मैंने 150 में से 130 को एग्जामिनेशन के लिए भेजा और उसमें से मुझे 100 फाइनल मिल गए, लास्ट 20 कैंडिडेट्स रह गए वेटिंग लिस्ट में। अब मैं उनका वेटिंग लिस्ट संभाल कर रखूँगा, क्यों कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे 2, 3, 5 या 10 क्लर्क्स को अपॉइंट करना पड़ा तो मैं ये सारा प्रोसीजर फिर से नहीं करूँगा, मैं फिर से ये सारी प्रॉब्लम्स टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो वो जो वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए लोग हैं उन्हें बुलाकर सीधा उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। सो इसे कहते हैं वेटिंग लिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट लेटर। आफ्टर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। इन दिस लेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क, वर्क प्लेस, डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशन मीन्स पोस्ट, किस पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रेम्यूनरेशन एंड अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स आर गिवन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, रेम्यूनरेशन का मीनिंग होगा सैलरी या फिर वेजेस। अपॉइंटमेंट लेटर में उस कैंडिडेट को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, उसे क्या काम करना होगा, किस जगह पे करना होगा, सिटी, स्टेट, कोई एरिया हो, उसका पोस्ट क्या होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, सैलरी कितनी हम उसे ऑफ़र करेंगे और दूसरे बेनिफिट्स क्या होंगे, वो पूरे के पूरे अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन किए जाते हैं। एंड देन द लास्ट पॉइंट 9th इज, अब अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। नाउ 9th पॉइंट, इंट्रोडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। अब हम उन्हें वेलकम करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसे वर्क अलॉट करेंगे। वर्क अलॉट करना मीन्स एक ही जगह पर एक से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन उसे कहाँ जाकर किस टेबल पर बैठकर क्या काम करना है, अब वो उसे अलॉट किया जाएगा। In modern organization, after giving the appointment letter and before the allotment of duties, employees are given information regarding the policies of the organization. Appointment letter देने के बाद but allotment होने से पहले organization की policies बताई जाती हैं, means rules बताए जाते हैं कि उस employee को कितने बजे आना है,
कितने बजे उसे छुट्टी मिलेगी। सपोज़ करो किसी एम्प्लॉय को सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे उसे छुट्टी मिलेगी। इन बिटवीन उसे लंच ब्रेक कितने बजे मिलेगा, टी ब्रेक कितने बजे मिलेगा, उसे क्या काम करना है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं। कई बार किसी को सेल्समैन का जॉब दिया जाता है तो उसे क्रेडिट सेल करना है या नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग होती हैं, वो पूरी बताई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, सुपीरियर्स, कलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट्स बताए जाते हैं, अपने सुपीरियर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कलीग से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सुपीरियर मीन्स उनके बॉसेस और कलीग्स मीन्स उनके साथ काम करने वाले लोग, एंड सबऑर्डिनेट्स मीन्स जो उनके नीचे काम करेंगे। मीन्स उनके ऊपर कौन है, उनके साथ काम करने वाले कौन हैं और उनके नीचे काम करने वाले कौन हैं। यहाँ पर इन सब से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। एंड आफ्टर दिस ड्यूटीज़ आर अलॉटेड, और उसके बाद उन्हें उनकी ड्यूटी दे दी जाती है। सो ये देखिए, ये सिलेक्शन के 9 पॉइंट्स थे, इन डिटेल हमने कवर किए। लॉन्ग क्वेश्चन था मैं मानता हूँ, लेकिन इसका सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर पहले दे दिया और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन बाद में करवा रहे हो, या आपने उसे अपॉइंटमेंट लेटर पहले दे दिया और उसका इंटरव्यू बाद में ले रहे हो। तो ये जो है ये आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। ये 9 के 9 पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सीक्वेंस में फॉलो करना है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने सिलेक्शन प्रोसीजर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग समझेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।